भारत और मध्यकालीन से प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से लगभग लगभग कम क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आप रिसेंटली जितने भी एग्जाम देखे होंगे, मध्यकालीन भारत से तो बहुत कम क्वेश्चन बना है। प्राचीन भारत से अगर बनता है तो वो काल को, राष्ट्रकूट वंश को लेकर के जो मंदिर बने थे, परमार वंश को लेकर के, वर्धन वंश को लेकर के, ऐसे क्वेश्चन आपसे, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपसे थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं प्राचीन और मध्यकालीन। मध्यकालीन में तो वही मुस्लिमों का आक्रमण यानी मोहम्मद बिन के कासिम के आक्रमण से लेकर के औरंगजेब तक की घटनाएं पढ़ी जाती हैं, प्लस भक्ति एवं सूफी आंदोलन भी उसी में रहता है। भक्ति, हाँ, भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन पे रहता है। यूट्यूब का कोई लिंक नहीं है, स्कॉलर्स एकेडमिक नाम से आप ढूंढोगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक, आधुनिक भारत की श्रृंखला आज से शुरू करते हैं और आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ा जाएगा। आधुनिक भारत में जब भी क्वेश्चन आया है, मैं आज आधुनिक भारत के सारे टॉपिक आपको बताऊंगा, क्या क्या टॉपिक किस सीक्वेंस में चलेगा। और उन टॉपिकों से आधुनिक भारत में आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है किसको लेकर के, तो सही क्रम को लेकर के। सही क्रम का मतलब क्या, कि आपको चार घटनाएं दे दी जाएंगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल केवल दे रहा हूं, जैसे एक घटना दे दी, पहले नंबर पे लिखा है चौरी चौरा कांड, दूसरे नंबर पे लिखा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, नंबर पे लिखा है काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती, और चौथे नंबर लिखा गया घटना जिस घटना का नाम है, जिसको बोला जाता है, हम कोई भी एक लिख लें क्या, एक कोई भी, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये चार घटनाएं मैं अगर लिख दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो चार घटनाएं लिखी गई हैं। और जो भी आधुनिक भारत में क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आएगा इन्हीं को क्रम से लेकर के, क्रम से लिखने के लिए आता है। ध्यान से सुनिएगा, हाँ, तो ये आता है क्रम से, इसको चार घटनाएं दे दी जाएंगी और आपको क्रम लिखने के लिए आएगा। तो ये क्रम आप तभी आसानी से कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, जब आपको चीजें एकदम सीक्वेंस में, हर सन की घटना, मेरी क्लास जो चलेगी हिस्ट्री की, जब आप आधुनिक भारत में 1900 सन 1905 तक आएंगे, जब आप सन 1905 तक पहुंचेंगे, अभी तो हम लोग शुरू करेंगे सन 1600 से, 1600 से 1905 तक की घटना, 300 साल की घटना जो पढ़ेंगे वो कुछ हेडिंग द्वारा पढ़ेंगे। कुछ हेडिंग का मतलब, जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, दूसरी घटना पढ़ेंगे कि मुगल सम्राट की कमजोर पकड़ के कारण क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की कमजोर पकड़ के कारण क्षेत्रीय राज्यों का उदय तथा अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष। जो क्षेत्रीय राज्य उदय हुए थे, जैसे बंगाल हुआ था, अवध हुआ था, मैसूर हुआ था, ये जो क्षेत्रीय राज्य उदय हुए थे, इनका उदय होना प्लस इनका अंग्रेजों में मर्ज हो जाना, ये घटना पढ़ेंगे। तीसरी घटना जो हम लोग पढ़ेंगे, वो तीसरी घटना ये होगी कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया, जो अंग्रेज जब आए शुरुआत में, तो जब उन्होंने पकड़ मजबूत कर ली, तो जो उन्होंने गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का पहले था तो कंपनी का गवर्नर था, आगे चल करके वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, थोड़ा टाइम पीरियड और बीता तो भारत का वायसराय बना। ये जितने लोग आए थे, गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सबका सीक्वेंस भी मैं बताऊंगा आपको, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। और इन घटनाओं से क्या क्या, इन जैसे मैकाले ने क्या, सॉरी, कार्नवालिस के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, विलियम बेंटिक से रिलेटेड, विलियम बेंटिक से रिलेटेड क्या पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ, पत्रकारिता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में सामाजिक सुधार कैसे हुआ था, यानी राजा राम मोहन राय के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिर केशव चंद्र सेन के बारे में, महादेव गोविंद रनाडे के बारे में। तो कुछ चर्चित व्यक्तियों के बारे में और संस्थाओं के बारे में पढ़ा जाएगा, ब्रह्म समाज और राधा कृष्ण, सॉरी, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये घटना है।
फिर 1857 का विद्रोह था, 1857 के विद्रोह में बारे में पढ़ा जाएगा। फिर 1857 के विद्रोह के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में हुआ परिवर्तन देखा जाएगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे। फिर छोटी छोटी जो पार्टियां बनी थी और जो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, जैसे मैंने आपको कई बार बताया होगा मोपला विद्रोह के बारे में, मैंने आपको बताया होगा चेर का विद्रोह, चुनार का विद्रोह, छोटे छोटे जो जनजाति विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर 1905 जब पहुंच जाएंगे तो 1905 से लेकर के 1947 तक की सारी घटना सन के हिसाब से पढ़ी जाएगी। 1905 की घटना, 1906 की घटना, 1907 की घटना, 1908 की घटना, ये पूरा सीक्वेंस पढ़ा जाएगा एकदम। तो आप एकदम इत्मीनान से बैठिएगा, बहुत ज्यादा तो रहेगा, तो 8 से 10 दिन या 10 से 12 दिन के अंदर अंदर वनडे एग्जामिनेशन के लिए आधुनिक भारत में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगभग लगभग कर ले जाएंगे। तो देखिएगा, हाँ, कि समुद्रगुप्त का समय कांची का राजा कौन था। ठीक, हाँ देखिएगा, अगर इधर बात कर ले, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर ले तो 1919, काको, उसके बाद अगर हम चौरी चौरा कांड की बात कर ले 1922, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ले तो 1939, काकोरी ट्रेन डकैती की बात कर ले तो 1925। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरे नंबर पे आएगा चौरी चौरा कांड, फिर आएगा काकोरी ट्रेन डकैती, फिर आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। आप भी इतनी आसानी से बता ले जाएंगे, हाँ, आप भी इतनी आसानी से ले जाएंगे जब आप एकदम बढ़िया से लिख ले लेंगे इसको। ठीक, जब आप बढ़िया से इसको, फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था 1939 में, केसरी नंदन फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित किया था 1939 में, जब उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र दिया था। तो इस प्रकार से पूरा आपका 10 से 12 दिन का एक कंप्लीट रहेगा आधुनिक भारत का संपूर्ण नोट्स आपके सामने। आज उसमें से पहली हेडिंग पढ़ रही है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हेडिंग बनाइएगा सभी लोग और समझते चलिएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या बनाएंगे? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, जो मैंने डॉटेड लाइन की है, क्या आपको उसके अंदर का पूरा पार्ट दिखेगा? जो मैंने डॉटेड लाइन बोर्ड पे किया है, एक इधर भी, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, क्या वो दिख रहा है आपको? हाँ ठीक, चलिए तब उसके बीच में मैं लिखना शुरू करता हूं और बताना पूरी घटना। एकदम आसानी समझिएगा, मजा आएगा आपको। देखिएगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उससे पहले आपको थोड़ी सी एक और जानकारी ले लीजिए। छोटा सा एक मैप बनाना पड़ेगा मुझे, और वो मैप बनाने के कुछ कारण हैं, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि हिस्ट्री भी बिना मैप के नहीं बताई जा सकती है, और मजा आता है हिस्ट्री को मैप से बताने के लिए। और आप लोगों को तो मैप तो बढ़िया से तैयार भी हो गया होगा, इतनी बार मैंने बनाया। जल्दी से उत्तर दे दीजिए, जब तक मैं मैप बना रहा हूं तब तक आप उत्तर एक दे दीजिए। और उत्तर क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है और कितने देशों से सीमा बनाती है? विक्टोरिया नहीं है यार। विश्व की सबसे बड़ी झील है धर्मेंद्र भाई, कैस्पियन सी। वेरी गुड सिप्रा जी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और ये 5 देशों से सीमा बनाती है, मैंने आपको लिखवाया। चलिए छोड़िए वो सब चीजें, यहाँ देखिएगा बोर्ड पे आपको पूरा दिख रहा होगा। देखिएगा, ये है भारत, और भारत की स्थिति यहाँ पर, ये भारत है और यहाँ पर मैंने ये रफली बनाया है। क्योंकि आपको तभी मजा आएगा जब इसको आप समझ पाएंगे पूरी घटना। इस भी आधुनिक भारत टिका हुआ है जो 15-20 मिनट चलने वाला है ये लेक्चर।
क्योंकि मुझे भी जब समझ में आया था इतिहास तो इसी 15 मिनट से समझ में आया था, जैसे मैं आपको बताने चल रहा हूं। देखिएगा, ये भारत है, और बीच में मैप बनाए। हाँ ठीक है, देख लीजिए तब तक। ठीक, देखिएगा, क्योंकि पूरा मैप बनेगा तो इसलिए दोनों तरफ का था। ये उस समय का भारत है जब भारत में किसका शासन था? मुगलों का। ये उस समय का भारत है जब भारत पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ था, केवल थोड़े बहुत क्षेत्र हमसे अलग थे। बाकी ये पूरा क्षेत्र हमारा मुगलों का शासन था, पूरा क्षेत्र हमारे आसपास था। हुआ क्या कि उस समय अपना जो भारत था, ध्यान से सुनिएगा, उस समय जो अपना भारत था वो कई सारी चीजों का एक्सपोर्ट करता था। कई सारी चीजों को एक्सपोर्ट करने का मतलब ये था खास तौर से ये जो अपना दक्षिण भारत था, ये वाला जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में इस वाले तट को, केरल वाले तट को क्या नाम दिया गया है आप बताइए? केरल वाले तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल वाले तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल वाले तट को नहीं, एक और नाम। केरल वाले तट को किस और नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, मालाबार तट। जो अपना मालाबार तट था, ये मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन करता था। किसका? मसालों का। मसालों का सबसे बढ़िया उत्पादन करता था, और मसालों में खास तौर से सबसे बढ़िया उत्पादन किसका होता था? तो काली मिर्च का। मसालों में सबसे बढ़िया उत्पादन किसका होता था? काली मिर्च का। हुआ क्या था उस समय इस क्षेत्र से, देखिएगा, ये अरब वाला इलाका है, ये जो छोटा सा बना है ये अरब वाला इलाका है, यूरोप ये है। ठीक, पहले भारत का सर्वाधिक जो व्यापार होता था वो अरब के क्षेत्र से होता था, क्योंकि अरब वाले लोग पास में थे तो आसानी से चले आते थे, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, व्यापार करके लेके जाते थे सामान। लेकिन जब देखिएगा, आप एक दुकान के पास जाइए, आपके पास एक मोहल्ले में एक दुकान है, ध्यान से सुनिएगा, आपका मोहल्ला जिस गांव में आप रहते हैं वहां पर एक दुकान है, शहर की सारी दुकानें बंद हैं, ऐसे आप सोच लीजिए। शहर की सारी दुकानें बंद हैं और एक ही दुकान आपके पूरे, ऐसे मान ले सकते हैं। हाँ देखिएगा, एक दुकान है, और उस दुकान के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, उस दुकान के आसपास ज्यादा लोगों का निवास नहीं है। ज्यादा लोगों का मतलब एक दुकान है और 5 ही 6 परिवार उसके आसपास हैं। तो जितने भी लोग गांव के लोग हैं वो सब इसी दुकान से सामान खरीदने जाएंगे, और इस दुकान से सामान खरीदने का मतलब ये होगा, ना ये दुकानदार अपना पैसा ज्यादा कर सकता है किसी सामान का, क्योंकि अगर ज्यादा पैसा ये ज्यादा कर दिया तो अगर ये पांचों लोग इससे दूर चले गए तो दुकानदार का जो सोर्स ऑफ इनकम होगा एकदम जीरो हो जाएगा। क्योंकि दुकानदार अपना रेट तभी बढ़ाता है, कोई भी सामान का रेट तभी बढ़ता है जब चीजें ज्यादा मांग होती है। जब चीजों की ज्यादा मांग होगी तभी दुकानदार अपना रेट बढ़ा सकता है। जब एक दुकानदार के पास केवल 5 ही ग्राहक हैं तो आप बताइए क्या वो अपना दुकानदार अपना रेट बढ़ा करके अपने ग्राहक को तोड़ेगा? कभी नहीं तोड़ेगा। सेम उसी प्रकार था अपने मालाबार तट से जो काली मिर्च का एक्सपोर्ट होता था वो कुछ ही क्षेत्रों में होता था, और ये लोग भी मंच बहुत कम पैसा देते थे, सामान के बदले थोड़ा बहुत सोना दे दिए, सामान के बदले कुछ और दे दिए, तो उतना ज्यादा पैसा हम लोगों को इनकम मिलता नहीं था। तो शुरुआत में जब यूरोप वाले, ये है यूरोप का क्षेत्र, यूरोप वाले पहले जो व्यापार करते थे वो दो रास्तों से करते थे। अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा तो आपको पता होगा दो रास्ते कौन कौन से थे। एक था लाल सागर के माध्यम से आते थे ये लोग, लाल सागर ये वाला रास्ता है यहाँ का, ये वाला सागर लाल सागर है। और दूसरा किससे आते थे? ये वाला जो क्षेत्र है कैस्पियन सागर होते हुए इधर आते थे फारस की खाड़ी से। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार मैप जरूर देखिएगा। तो पहले भी यूरोप के साथ हमारा व्यापार होता था, ध्यान से सुनिएगा, पहले भी हमारा व्यापार यूरोप के साथ होता था। लेकिन यूरोप वाले जो यहाँ के यूरोप वाले लोग हैं, यूरोप वाले जो भारत आते थे वो भारत केवल दो रास्तों से आते थे, एक लाल सागर के रास्ते आते थे और एक फारस की खाड़ी के रास्ते आते थे। लाल सागर वाला रास्ता जो था वो बड़ा लंबा पड़ता था और यहाँ पर लगातार धुंध बने रहते थे, तो जो समुद्री डाकू होते थे वो आकर के सामान को लूट लेते थे। तो लाल सागर वाला मार्ग को ज्यादा प्रिफर नहीं किया करते थे। ये ज्यादातर किस रास्ते से आते थे? फारस की खाड़ी वाले रास्ते से। जब कोई व्यक्ति यूरोप से फारस की खाड़ी के रास्ते आएगा तो अरब क्षेत्र से जरूर गुजरेगा, सऊदी अरब का जो इलाका है या अरब के आसपास का जो इलाका है उस रास्ते से ये जरूर गुजरेगा। जब ये लोग व्यापार करने आते थे, पहले कौन व्यापार कर रहा था? केवल अरब वाले कर रहे थे। जब यूरोप वाले आ रहे हैं तो वो भी व्यापार करना शुरू कर दिए।
अब भारत वालों की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि भारत वालों की सप्लाई ज्यादा होने लगी थी। हाँ, भारत वालों की सप्लाई ज्यादा होने लगी थी। सप्लाई किसके कारण बढ़ी है? यूरोप वालों के कारण। नुकसान किसका होगा? अरब वालों का। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि अब इनको मनचाहा रेट नहीं, पहले ये 10 रुपए देते थे तो उनको हम काली मिर्च दे देते थे। अब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर तुम नहीं खरीदोगे तो हम यूरोप वालों को बेच देंगे, और यूरोप वाले उसके लिए अच्छी कीमत दे देते थे। यूरोप वालों को क्यों जरूरत थी मसालों की? यूरोप वाले मांस का सेवन बहुत करते थे। मांस का सेवन करने वाले लोगों को पता होगा कि अगर मांस को काट के रख दिया जाए और थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाए, एकदम बढ़िया ठंडा हो जाए, तो कुल्हाड़ी से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा वो। लेकिन अगर यहाँ के भारतीय मसालों का उस पर लेपन कर दिया जाए तो आप उसको 10 से दिन, 12 दिन, 15 दिन रखे रहिए तो भी ताजा का ताजा बना रहता था। इनको मसालों की सबसे ज्यादा जरूरत थी खान पान के लिए, खाने के लिए, और अरब वालों को भी जरूरत थी। लेकिन जब यूरोप का ऑप्शन हमारे पास आ गया तो हमने अरब वालों को तरजीह देना बंद कर दिया। जब अरब वालों को लगा कि हमारा नुकसान यूरोप के कारण हो रहा है तो यूरोप वालों ने, सॉरी, अरब वालों ने यहाँ का रास्ता ही बंद कर दिया। यानी जो फारस की खाड़ी वाला रास्ता था वो अरब के लोगों ने उसको बंद कर दिया पूरी तरीके से, कि हमारे अपने यहां से जाने नहीं देंगे भारत, तुमको जिधर से भी जाना हो जाओ, हम अपने यहां से नहीं जाने देंगे। समझ पा रहे हैं? अपने यहां से नहीं जाने देंगे। अब यूरोप वालों को मसाले की बड़ी दिक्कत होने लगी। जब यूरोप वालों को मसाले की दिक्कत होने लगी तो सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, जब यूरोप वालों को मसाले की दिक्कत होने लगी तो सबसे पहले स्पेन, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले स्पेन एक देश है, और स्पेन देश का एक यात्री था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, इसको कहा, बहुत समझाया बुझाया गया कि तुमको मैं पैसा दूं। स्पेन वालों ने कहा तुमको पैसा दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार वालों, बीवी बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करवाई जाएगी उनकी। आप एक काम करो, बढ़िया चने के सत्तू उत्तू सब भिगवा लो, जौ का सत्तू, चने का, खान पीन, मैगी वैगी सब ले लो, गैस स्टोव ले लो, और नाव के माध्यम से, स्पेन यहाँ पड़ता है, यूरोप का यहाँ का देश है स्पेन, नाव के माध्यम से तुम निकलो और जा करके पता लगाओ कि क्या समुद्री रास्ते से भी भारत को देखा जा सकता है, क्या समुद्री रास्ते से जाया जा सकता है। कोलंबस तो पहले नहीं तैयार हुआ, लेकिन आगे चल करके जब खूब लालच मिला इसको तो कोलंबस तैयार हो गया। और जब स्पेन से निकला तो इसको पता नहीं था, अगर इसको भारत आना था तो इसको अपनी जहाज बाएं तरफ घुमानी थी, लेकिन इसने गलती से, इसने स्टेयरिंग किधर घुमा दी? दाहिने तरफ घुमा दी। और दाहिने तरफ जब घुमाएगा तो कौन सा क्षेत्र को खोज बैठा? तो ये खोज बैठा अमेरिका को। किसको खोज बैठा ये? अमेरिका को खोज बैठा। ध्यान से सुनते रहिएगा, किसको खोज बैठा? अमेरिका को। गलती से वो भी खोजा था, जानबूझ के नहीं, गलती से खोजा था, क्योंकि उसको घुमानी थी अपनी स्टेयरिंग नाव की बाएं की तरफ, लेकिन गलती से स्टेयरिंग किधर घुमा दिया इसने? दाहिने ओर। ठीक, और अमेरिका खोज बैठा। जब अमेरिका गया तो वहां पर इसका दिल लग गया और बोला सबसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी देश नहीं जाऊंगा, बीवी बच्चों को भी यहीं बुला लूंगा और यहीं पर रहूंगा मैं अमेरिका में। अर्थात स्पेन वालों ने कोलंबस पर पैसा बहुत खर्च कर दिया, लेकिन कोलंबस उस पर खरा नहीं उतरा। हाँ, वेरी गुड, 1492। वेरी गुड। अभी 1498 वाला मत लिखो, कोई 1498 लिखा है वो मत लिखे अभी, ठीक, क्योंकि 1498 आगे है। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अब बात आगे बढ़ी, अब किसी दूसरे व्यक्ति को तैयार करना था कि भाई तुम जाके पता लगावा के आओ कि क्या समुद्री रास्ते से भारत का पता लगाया जा सकता है कि नहीं। तो इस बार जिम्मा किसने उठाया था? पुर्तगाल देश ने। किसने? पुर्तगाल ने। पुर्तगाल भी यही किनारे का देश है यूरोप का, अगर आपके पास मैप होगा तो आपको पता होगा। पुर्तगाल ने ये जिम्मा उठाया। जब पुर्तगाल ने जिम्मा उठाया तो एक व्यक्ति को भेजना था, और उस व्यक्ति का नाम क्या था? वास्को डिगामा। क्या नाम था उसका? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को भी खूब समझाया बुझाया गया, भैया कि एकदम आराम से जाना, तुम दाहिने तरफ मत स्टीयरिंग घुमाना, अपनी बाएं तरफ रखना हमेशा, और कोई दिक्कत नहीं करना, आप ये वहां जाकर के भारत का पता लगाओ, और क्योंकि मसालों की बड़ी दिक्कत है, हमारा व्यापार बढ़ेगा अगर तुमने पता लगा लिया। खूब समझाया बुझाया गया इसको। इसको इतना समझा दिया गया कि जब ये निकला अपनी स्टीयरिंग इतनी घुमा दिया कि सबसे पहले अफ्रीका पहुंच गया ये। और अफ्रीका में इस वाले किनारे वाले, यहां पर अभी मैप देखोगे वर्ल्ड का तो यहां पर केप टाउन मिलेगा आपको। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है केप टाउन। इसको पहले कहा जाता था केप ऑफ गुड होप। यहां पहुंचा और लोगों से पूछा क्या ये भारत है? लोगों ने कहा नहीं भैया, भारत तो ये नहीं, भारत के लिए और आपको और आगे जाना पड़ेगा।
ये फिर आगे रास्ते में चलते 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 आप बताओ जब ये पहुंचेगा तो कहां पर पहुंचेगा? केरल वाले ही क्षेत्र में तो पहुंचेगा। तो यही इस रास्ते के द्वारा, यानी समुद्री रास्ते द्वारा, समुद्र के रास्ते के द्वारा भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा। यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। और कहां का ये यात्री था? पुर्तगाल का, पुर्तगाल से आया था। जब यहाँ आया तो इसका खूब बढ़िया स्वागत किया गया, एकदम बढ़िया, हर चीजें खूब बढ़िया, खाना पीना खिलाया गया, दही बड़ा, छोला भटूरा, सब कुछ खिलाया पिलाया गया। क्योंकि वहां उस समय केरल के राजा थे, राजा जमेरिन। राजा जमेरिन ने खूब इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद इनको सारी चीजें सैंपल के रूप में दी गई कि भैया हमारे यहाँ जो जो भी उत्पादन होता है आप अपने साथ लेकर जाइए और ले जाकर के इसको बेचिए। बेचने के बाद अगर आपको फायदा होता है तो आप काम करिएगा, हमारे साथ व्यापार करिएगा, अगर नहीं फायदा होता है तो रहने दीजिएगा। वास्को डिगामा को ये बात अच्छी लगी और सारी चीजें सैंपल के रूप में लेके गया। काली मिर्च, जो और उसके बाद काली मिर्च के बाद जो और सारे मसाले होते हैं जैसे तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, सारी चीजें लेके गया यहाँ से। यहां से ले जाने के बाद जब ये पुर्तगाल पहुंचा तो जो 3 साल में नाव का खर्च आया था, जो सारे क्रू मेंबर का खर्च था, जो हाँ सारे मसाले लेके गया था, जो 3 साल में नाव का खर्च था, मसालों का खर्च था, सॉरी क्रू मेंबर का खर्च था, डीजल का खर्च था, वो सारा खर्चा निकालने के बाद केवल काली मिर्च पर इसको 60 गुना मुनाफा हुआ था। आप बताइए, किसी व्यापार में आप किसी के साथ व्यापार करने जाइए और उस व्यापार में आपको पहली बार में 60 गुना का मुनाफा हो तो क्या आप व्यापार करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये दोबारा एकदम धूमधाम से आया। अब की बार आया था कंपनी की स्थापना, एक कंपनी यहां बनाएंगे और यहां से अपना एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से सामान लेके आएंगे। अर्थात भारत के साथ पहला विदेशी व्यापार स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था या देश कौन था? पुर्तगाल। और जो व्यक्ति आया था वो व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा। कौन व्यक्ति था? वास्को डिगामा। समझ पा रहे हैं कि नहीं इतनी बात? समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का? चलिए, यानी ये व्यापार जब शुरू किया, सबसे पहले व्यापार शुरू किया पुर्तगाल वालों ने। अब पुर्तगाल वालों को खूब फायदा हो रहा था, आधा धुंध फायदा हो रहा था, एकदम तगड़ा, चारों तरफ से इनके पक्के घर बन गए, गाड़ियां खरीद ली, 2-3 नौकर चाकर रख लिए, खूब पुर्तगाल वालों को फायदा हुआ। तो सबसे, अगर आप अपने घर पे रहते हैं और अगर आपकी तरक्की सबसे ज्यादा हो रही है तो सबसे पहले आपको देखना कौन नहीं चाहेगा? अगर आप खूब ज्यादा अपनी तरक्की कर रहे हैं तो सबसे पहला दुश्मन आपका कौन बनेगा? आप बताइए अपने दिमाग से। वेरी गुड, पड़ोसी। सबसे पहला दुश्मन आपका कौन बढ़ेगा? कौन आपकी तरक्की नहीं देखना चाहेगा? पड़ोसी। या तो वो ये चाहेगा आपको कहीं ना कहीं से गिरा दे, या तो चाहेगा कि जहां आप कमा रहे हैं वहां वो भी चला जाए। तो हुआ यही। पुर्तगाल का पड़ोसी था जिसका नाम था नीदरलैंड। पुर्तगाल का पड़ोसी कौन था? नीदरलैंड। अभी का नाम है, पहले इसका नाम हुआ करता था हालैंड। क्या नाम हुआ करता था? हालैंड। हालैंड से भी एक कंपनी चली जिसको कहा जाता है डच। डच की कंपनी आई। जब इसको भी खूब फायदा हो रहा था तो तीसरी, वहां का सबसे बड़ा सुपर पावर था उस समय ब्रिटिश, लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम देश का। मैंने आपको बताया होगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में फर्क क्या होता है, बताया है कि नहीं? बताया है ना? अच्छा, नहीं बताया है। देखो, अगर आपसे कभी पूछ ले ब्रिटेन के बारे में तो ब्रिटेन वही देश है जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी का मतलब है ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटेन का मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको इंग्लैंड। क्या कहते हैं इसको? इंग्लैंड। अगर आपसे पूछ ले, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपने इंग्लैंड जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है तो पहले आप उसकी टी शर्ट पे लिखा देते, अभी आप देखते हैं तो केवल लिखा रहता है ब्राइट, BRIT। पहले पूरा लिखा रहता था ब्रिटिश। और ब्रिटिश वाले लोग बड़ी घृणा करते थे हम लोगों से। तो इसके बाद आईसीसी ने इस पर बैन लगा दिया था कि पूरा ब्रिटिश नहीं लिखा जाएगा, केवल इतना ही लिखा जाएगा। तो ब्रिटेन देश है इंग्लैंड का नाम। लेकिन अगर आपसे पूछ ले ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो इसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं आप सबको पता होगा। सबसे पहले तो ब्रिटेन आएगा, दूसरे देश है वेल्स, और तीसरे नंबर पे एक देश है स्कॉटलैंड। ये 3 देश आएंगे। अगर आपसे कभी यूनाइटेड किंगडम की बात कर ले, यूके,
तो इसमें तीन चार देश, ब्रिटेन आएगा, स्कॉटलैंड आएगा और आयरलैंड आएगा। इन चार देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इन तीन देशों के समूह को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, और केवल एक देश रहेगा तो ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। हाँ जब तीन हो ब्रिटेन, जब तीन हो तो ग्रेट ब्रिटेन, जब चार हो तो यूनाइटेड किंगडम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो अंग्रेजी कंपनी आई। जब अंग्रेजी कंपनी आई तो अंग्रेजी कंपनी के बाद अगले नंबर पे आए डेनमार्क के लोग, जिनको डेनिश कहा जाता है। और डेनिश के बाद लास्ट, उसके बाद आए फ्रांसीसी। डेनिश के बाद कौन आए? फ्रांसीसी। इस प्रकार व्यापार तो शुरू हुआ था किसी पर्टिकुलर एक देश के साथ, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन की भावना ने कई सारे देशों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया। ध्यान से समझ पा रहे हैं? तो सारे लोग व्यापार करने के लिए आए। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, एक इधर देखिएगा मेरी तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, यूके वाला बोल देते हैं अभी, आ रहा है सर बहुत अच्छे से, वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी, जिसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जब कभी आपसे, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कहते हैं वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता का मतलब यही है, ये भारत है, भारत के इधर वाला देश तो पश्चिमी होगा। पश्चिमी सभ्यता का मतलब हम इन देशों की सभ्यता को अपना रहे हैं। अगर आपसे यूरोप की दृष्टि में कहा जाता है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तो ये है यूरोप। अगर यूरोप से इधर आएंगे तो पूरब की तरफ ही तो आएंगे, इधर आएगा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। जब भी हमें कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का मतलब यहाँ लोगों का कल्चर। समझ पा रहे हैं आप? सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, चिंता मत करिए, सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैं। आज सुन लीजिए पहले, हाँ लिखवाऊंगा, बिल्कुल लिखवाऊंगा रश्मि जी, सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, नहीं तो भूल जाएंगे ये तो। इतनी बात समझ पाए? तो सबसे पहले पुर्तगाल आई, एक बार देख लीजिएगा भरपूर तरीके से, फिर लिखवाना शुरू कर दें एक एक पॉइंट। देखिएगा, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल देश के लोग आए। दूसरे नंबर पे कौन आए? नीदरलैंड के लोग आए, जिसको डच कहते हैं या हालैंड के लोग कह सकते हैं, हालैंड या नीदरलैंड। तीसरे नंबर पे कौन आया? ब्रिटिश आए, अंग्रेजी कंपनी। चौथे नंबर पे कौन आए? डेनिश आए, डेनिश का मतलब डेनमार्क के लोग। पांचवें नंबर पे कौन आए? तो पांचवें नंबर पे आए फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के लोग थे ये। ठीक, फ्रांस के लोग थे। जब ये लोग, अच्छा इनका क्रम भी पूछा जाता था पहले, हाँ वेरी गुड, इनका क्रम भी पूछा जाता था। तो सभी लोग जब भारत में आएंगे तो इन सब का पहला काम क्या होगा? भारत के साथ व्यापार करना। क्या काम होगा? व्यापार करना, क्योंकि व्यापार के लिए आए ही हैं। व्यापार के लिए जब ये भी कंपनी आगे बढ़ रही है, ये भी पहले तो पहले इनका आने का क्रम देख लीजिए, कब कब आए थे। ये वाली कंपनी आई 1498, ये वाली कंपनी भारत आई 1602, ये वाली कंपनी आई 1608, ये कंपनी आई 1614, और ये वाली कंपनी आई 1664। कब आई? 1664। ये चार लोग आए। आप देखो कि जब पांचों लोग कंपटीशन करेंगे, जब पांचों लोग कंपटीशन करेंगे तो आपस में जुझौल यानी झोटौल होगा कि नहीं होगा? आपस में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब भी कंपटीशन बढ़ेगा, आप किसी, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल होगा जब भी आपस में बढ़ेंगे। और इन सब का जब झोटौल हुआ, यानी जब इन सब का झगड़ा हुआ, तो सबसे आगे कौन बढ़ा? आगे सबसे आगे बढ़े अंग्रेज, ब्रिटिश लोग सबसे आगे बढ़े। पुर्तगालियों का भी इनमें मर्ज हो गया, हाँ डच वाले भी इसमें मर्ज हो गए, डेनिश वाले मर्ज हो गए, फ्रांसीसी मर्ज हो गए, सभी लोग आपस में मर्ज हो गए और केवल एक ही कंपनी व्यापार करना शुरू की। उस कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश कंपनी। उस कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। आए थे सभी, कुछ ने इनके साथ समझौता कर लिया अंग्रेजों के साथ, और कुछ का इनके साथ युद्ध हुआ। जैसे डचों का युद्ध हुआ था,
फ्रांसीसी का युद्ध हुआ था, डेनिस ने अपना सब कुछ बेच कर चले गए थे, पुर्तगालियों का इनके साथ संधि वाला रिश्ता हो गया था। संधि वाले का मतलब था पुर्तगाल की रानी महारानी कैथरीन ब्रेगेंजा और अंग्रेजी सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का विवाह हो गया। एक दूसरे के संधि ये कंपनियां हो गई और एक दूसरे को परेशान करना ही बंद कर दी। इनका विलय इसमें ही हो गया था। तो हाँ, तो हाँ, वेरी गुड, कर्नाटक का युद्ध, प्लासी का तो इनसे कंपनियों से नहीं था। तो ये सारी कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसमें एक पहला पॉइंट आज लिखना शुरू करिए, श्री गणेशाय नमः कर लीजिए। बोले, लिखिएगा 16वीं शताब्दी, लिखिएगा 16वीं शताब्दी, लिखिएगा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी अंतिम दौर में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत व्यापारिक दृष्टि से काफी समृद्ध हुआ था। वेरी गुड। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत व्यापारिक दृष्टि से काफी समृद्ध हुआ था। काफी समृद्ध हुआ था, जिससे जिससे भारत जिससे जिससे भारत का व्यापार जिससे जिससे भारत का व्यापार, इसको पढ़ाने के बाद सुशील भैया, जिससे भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ स्थापित हुआ, जिससे भारत का व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ स्थापित हुआ। दूसरे देशों के साथ स्थापित हुआ, स्थापित हुआ। आधुनिक भारत के बाद पूरा लिखवाएंगे उस सब चीजों को। दूसरे देशों के साथ स्थापित हुआ। पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा अगला पॉइंट। मुगल काल के दौरान, मुगल काल के दौरान भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियां, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियां कंपनियों भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों तथा उनका क्रम तथा उनका क्रम व उनसे संबंधित प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। व उनसे संबंधित प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं। उनसे संबंधित प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं, और सबसे पहली हेडिंग डाल दीजिएगा पुर्तगाल, पोर्टुगीज, इंग्लिश में कहते हैं पोर्टुगीज, पुर्तगाल। हाँ, वही इसी तरीके से जब जब मैं लिखवाने जो चल रहा हूं इसी तरीके से आएगा। बोले, एक पॉइंट वाइज ऐसे लिखेंगे, कहानी नुमा लिखोगे तो भूल जाएंगे आप भी, पॉइंट वाइज लिखेंगे, कहानी यही रहेगी, पॉइंट वाइज लिखेंगे, उन्हीं चीजों को याद करिएगा। बोले, लिखिएगा यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना था। यूरोप का, आप थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़े और कल से कम कम रहेगा एकदम। यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना था। यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना था।
व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना था, जिसके लिए दो मार्गों का प्रयोग किया जाता था। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर। वेरी गुड। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सॉरी, भूमध्य सागर से सुएज नहर। बस बस, हो गया, हो गया। लिखिए, व्यापारिक रिश्ता बहुत पुराना था, जिसके लिए दो मार्ग थे, लाल सागर व फारस की खाड़ी। लाल सागर व फारस की खाड़ी। किंतु इन मार्गों की समाप्ति के बाद किंतु इन मार्गों के समाप्ति के बाद इन मार्गों की समाप्ति के बाद समुद्री रास्ते से व्यापार प्रारंभ हुआ। समुद्री रास्ते से व्यापार प्रारंभ हुआ। समुद्री रास्ते से व्यापार प्रारंभ हुआ। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। व्यापार प्रारंभ हुआ। इन मार्गों की समाप्ति के बाद समुद्री रास्ते द्वारा व्यापार प्रारंभ हुआ। समुद्री रास्ते द्वारा व्यापार प्रारंभ हुआ। व्यापार प्रारंभ हुआ। लिखा आपने? व्यापार प्रारंभ हुआ। पर नेक्स्ट पॉइंट, स्पेन के यात्री कोलंबस ने स्पेन का यात्री कोलंबस ने स्पेन का यात्री हाँ, ठीक ठीक। स्पेन के यात्री कोलंबस ने 1492 में 1492 1492 में 1492 में भारत की खोज के लिए निकला, किंतु अमेरिका खोज बैठा। अमेरिका खोज बैठा। जिनको पता है वो चाहे तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अमेरिका खोज बैठा। अमेरिका खोज बैठा। ठीक। थर्ड पॉइंट या जो भी अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। पुर्तगाल के यात्री वास्को डिगामा ने पुर्तगाल के यात्री वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में 1498 1498 ईस्वी में, आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा है, लिखना पड़ रहा है आपको, चीजें धीरे धीरे बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आज से जो क्रम चलेगा फिर यहीं से आपका पूरा हिस्ट्री, पूरा मेकिंग पावर यहीं से रहेगी। बढ़िया मजा आएगा आज से। 1498 ईस्वी में भारत की खोज की समुद्री रास्ते द्वारा। पुर्तगाल के यात्री वास्को डिगामा ने खोज की, समुद्री रास्ते द्वारा भारत की खोज की। ठीक। लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के साथ व्यापारिक स्तंभ भारत के साथ भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी, भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल की थी।
तथा सबसे अंत में भारत से जाने वाली भी कंपनी तथा सबसे अंत में तथा सबसे अंत में तथा सबसे अंत में भारत से जाने वाली भी कंपनी पुर्तगाली ही थी। सबसे अंत में कौन गया था? पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे? हाँ प्रीति जी, वो तो अमेरिका की निकला था ना, स्पेन से निकला था 92 में, खोजा था 94 में ही। यानी खोजा क्या, बताया था लोगों को मैंने अमेरिका खोज किया है 1494 में, लेकिन निकला था तो 92 में भी। ठीक। अच्छा, ठीक है, आज लिख लीजिए फिर देखते हैं, अगर हो सकेगा, सही कह रहे हैं, हो सकेगा तो शॉर्ट में ऐसे बना करके नोट्स आपको प्रोवाइड यानी पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। नहीं तो हाँ सही कह रहे हैं आप। आज पहले आप देख लीजिए, आज थोड़ा तो लिख लीजिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला, फिर कल से अगर होगा तो मैं पीडीएफ में थोड़ा छोटा बना करके नोट्स के रूप में मैं आपको टेलीग्राम पे या जो भी चैनल बने हैं ग्रुप आपका है उसमें भेज दिया करेंगे। हाँ वही सही रहेगा, ठीक, हाँ ठीक ठीक। हाँ लिखवाने से सही रहेगा वो, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक, देखिएगा, अच्छा सुनिएगा, एक बार इधर देख लीजिए। जब पुर्तगाल वाले जब भारत में आए थे, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें पहले एक बार पॉइंट वाइज देख लीजिए। सारी चीजें जो जो क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है वो सारी चीजें देख लीजिए। पहला, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब कोई व्यक्ति, जैसे मैं ही या आप ही हैं, पहले एक लोकेश भाई हैं, ये है लोकेश, ठीक, बहुत अच्छे लड़के हैं ये लोकेश, ये प्रतापगढ़ के हैं, ठीक, कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं। और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, पहली कंपनी आंवले का व्यापार करते थे, ठीक, ठीक, हाँ इस तरह लिखाने से समय लगता है, हाँ ठीक है, मैं इस बात करूंगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, देख लीजिए, ये प्रतापगढ़ के हैं और इन्होंने आंवले की एक फैक्ट्री डाली है यहाँ पर प्रतापगढ़ में, और आंवले का बढ़िया व्यापार करते हैं यहाँ पूरे प्रतापगढ़ से, लगातार इनका टर्नओवर हर देशों में एक्सपोर्ट करते रहते हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इनका एक्सपोर्ट चलता है, बाकी अदर राज्यों में भी चल रहा है इनका। लेकिन आगे चल करके लोकेश जी ने एक और फैक्ट्री बनाई अपनी, और वो फैक्ट्री जाकर के कहाँ बना दी है इन्होंने? अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में। जब इन्होंने फैक्ट्री अयोध्या में स्थापित की, तो आप बताइए क्या लोकेश जी जिस तरीके से प्रतापगढ़ वाली ब्रांच को बढ़िया से देख रहे थे, क्या उसी तरीके से अयोध्या ब्रांच को देख सकते हैं? हाँ, मुरब्बा बनाने की, ठीक, जिस तरीके से ये प्रतापगढ़ वाली ब्रांच को देख रहे थे, क्या उसी तरीके से, उसी तत्परता के साथ, उसी दिशा निर्देश में क्या अयोध्या वाली कंपनी को देख सकते हैं? कभी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इनको करना यह पड़ेगा कि यहां पर एक व्यक्ति अपॉइंट करेंगे जो इनको पर डे की अपडेट दे, अर्थात एक मुनीम कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, वहां का करता धरता देख करने वाला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक। हाँ, प्रतापगढ़ वाले से भी भटक जाएंगे पूरी तरीके से, अगर वहां वो आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे, वही वाली कहावत हो जाएगी इनकी। तो वहां एक व्यक्ति नियुक्त करेंगे। सेम उसी प्रकार जब पुर्तगाल वालों ने भारत के साथ अपना व्यापारिक स्तंभ स्थापित किया, संबंध, जब भारत में अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, यहां से कच्चा माल खरीदेंगे, पुर्तगाल में ले जाकर के बेचेंगे, वहां से सामान ले आकर के भारत में बेचेंगे, इन दोनों के बीच में, अब वास्को डिगामा तो एक बार दो बार आएगा, रास्ते में खोज दिया उसके बाद तो मर जाएगा, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ की अपडेट इनको दे और यहाँ की अपडेट यहाँ रखे। इसके लिए यहाँ पर जो व्यक्ति नियुक्त होता था उसी को बोलते हैं गवर्नर। उसी को क्या बोलते हैं? गवर्नर। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो पुर्तगाल की सारी कंपनी का लेखा जोखा करता था? पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है, पहले पूछे जाते थे पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब से कब तक था ये? 1503 से लेकर के, या सॉरी 1505 से लेकर के 1509 तक। और दूसरा गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नाम थोड़े इनके अजीब से हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 से लेकर के 1515 तक ये भारत में रहा था। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा। पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा। लेकिन पुर्तगाली कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात? आया पहले ये था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन पूछा जाए तो आप क्या उत्तर बताओगे? अल्बुकर्क था। इसने कई नीतियां अपनाई थी। आप एक आध नीति समझेंगे तो आपको बड़ा अचंभा लगेगा, बड़ा दिमागदार था ये। ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या था इसकी दिमागदार देखिए, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पहली बात तो अल्बुकर्क ने किया क्या कि जिन जिन क्षेत्रों पर इसका कब्जा था, खास तौर से गोवा ले लीजिए, कोचीन ले लीजिए, मालाबार का अन्य क्षेत्र ले लीजिए, लगभग पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र पर इसका कब्जा हो गया था, यानी पुर्तगाली कंपनी का कब्जा हो गया था। अब ये जो वर्कर लेके आया था, वो वर्कर लेके आया था पुर्तगाल से। तो वर्कर जो है वो भी तो भाई बेचारे हैं, आदमी हैं, उनके भी तो, हाँ ब्लू वाटर नीति तो बताऊंगा उसको, शांत जल नीति वो तो अलग बताऊंगा, वो तो इनकी थी, अल्मीडा की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, लेकिन इसका सबसे बढ़िया अल्बुकर्क का जान लीजिए। जो यहाँ वाले पुर्तगाल के वर्कर जो आए थे भारत में काम करने के लिए, उनका भी परिवार है, उनके भी बीबी हैं, बच्चे हैं, तो इनका बहुत ज्यादा मन लगता था, केवल 10 से 15 दिन रहते थे फिर भाग जाते थे। ठीक, कर्क का टाइम पीरियड लिखवाऊंगा यार, बार बार मत पूछे, मैं लिखवाऊंगा सब कुछ। ठीक, अभिषेक भैया मैं लिखवा रहा हूँ 2 सेकंड में। ठीक, हाँ। तो जो पुर्तगाल के लोग आए थे वो बेचारे वर्कर 10 दिन रहते थे, 1 महीने रहते थे, नई नई कंपनी भी लगी थी, ज्यादा मन नहीं लगता था, तो 10 दिन बाद फिर भाग जाते थे कि हमारा परिवार है, बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो अल्बुकर्क ने एक दिमाग खेला, और दिमाग क्या खेला ध्यान से सुनिएगा। अल्बुकर्क का जहां जहां कब्जा था उस क्षेत्र में पहली एक प्रथा प्रचलित थी, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था। और विधवा जब कोई हो जाती थी उसके साथ बड़े बुरे बर्ताव किए जाते थे। जैसे आपको पता होगा सती प्रथा, कोई स्त्री विधवा हो गई, हाँ ठीक, ध्यान से सुनिएगा, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, विधवाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, उनका बाल छिला करके गांव से निकाल दिया जाता था। सती प्रथा के तहत अगर बहुत ज्यादा, सती प्रथा के तहत होता क्या था, विधवा स्त्री को पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो विधवा स्त्रियों के साथ बड़ा अपमान होता था। इसने किया क्या कि इस वाले क्षेत्र से जितनी भी विधवा स्त्री होती थी उनका विवाह कराना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां का भी राजा बन गया उस क्षेत्र का। कोई भी अगर विधवा स्त्री होती थी तो उनका उसका विवाह तुरंत किससे करा देता था? पुर्तगाली वर्करों से। तो इस प्रकार पुर्तगाली वर्कर अपना परिवार यही बना ले रहे थे। यही बनाने का मतलब था उनको अपना परिवार खोजने के लिए पुर्तगाल नहीं जाना पड़ता था, वो बेचारे यही पूरी अपनी कंपनी सेटअप करते थे, अपना व्यापार पूरा होता था, बीवी बच्चे यही सब रह रहे थे, अर्थात आने जाने का कोई मतलब नहीं रहता था। ठीक, हाँ, आने जाने का कोई मतलब नहीं रहता था। विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा, अर्थात एक बुरी प्रथा भी दूर हो गई। पुर्तगाली कंपनियों के जो वर्कर थे उनका मन भी लगने लगा भारत में। इस प्रकार ये कई प्रकार की नीतियां खेला था, जिसके कारण इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जिस प्रकार इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिएगा, आज लिख लीजिए, फिर आज के बाद कल से नोट्स वाला कुछ मैटर कर दिया जाएगा इसका। लिखिएगा, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर, हाँ, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर, पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगाली कंपनी का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509। 1505 से 1509 पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा था।
जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है ये बताने वाला हूं। इसको हिंदी में कहते हैं शांत जल नीति अपनाई थी। जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति बनाई अपनाई थी। शांत जल नीति अपनाई थी, इसका मतलब ये था, ये इसका ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब केवल ये था कि अल्मीडा ये कहता था, ना मैं किसी भारतीय राजा को परेशान करूंगा, ना मैं किसी गुंडे को परेशान करूंगा, ना किसी भारतीयों को परेशान करूंगा। अगर मुझसे कोई टैक्स मांगेगा तो मैं उसको टैक्स भी दूंगा। अर्थात ना मैं किसी से झगड़ा करूंगा, ना मुझसे कोई झगड़ा करे। मेरा एक काम है व्यापार करना और मैं व्यापार करूंगा। अर्थात ना मैं आपको छेड़ूंगा ना आप मुझे छेड़िए। इसी को कहते हैं शांत जल नीति। अकेले निर्द्वंद्व व्यापार करेगा ये, ना किसी झगड़ा ना किसी से लेना देना, कुछ नहीं। समझ पा रहे हैं? तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। लिखा, शांत जल नीति अपनाई थी। लिखा ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा, आज थोड़ा है, कल से आपका नोट्स मिल जाया करेगा जहां तक है। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। दूसरा, पुर्तगाली कंपनी का, पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर, पुर्तगाली कंपनी का दूसरा गवर्नर, दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क 1509 से 1515 अल्बुकर्क था। जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं, जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जिसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जिसे कब्जा करना था, सॉरी, अरे सॉरी, वास्तविक संस्थापक था। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। 1510 में सबसे पहला पॉइंट और सबसे बढ़िया पॉइंट यही पूछा जाता है। 1510 में इसने, इसने का मतलब अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया। किस पर? झगड़ा करके गोवा पर अधिकार कर लिया। और जब तक पुर्तगाली रहे तब तक गोवा पर इनका कब्जा रहा। गोवा पर कब्जा कर लिया। ठीक। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में, अगला पॉइंट, हाँ, बीजापुर का युद्ध लड़ा था और बीजापुर के सुल्तान को हरा करके गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में आलू, तंबाकू, लीची, प्रिंटिंग प्रेस, इत्यादि की शुरुआत कराई थी। पुर्तगालियों ने भारत में आलू, लीची, ठीक, आलू, लीची, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि की शुरुआत करवाई थी। शुरुआत करवाई थी। लिखा, शुरुआत करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट है, और पुर्तगालियों से बस इतने ज्यादा नहीं बनेगा इससे। लास्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री
पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्री कालीकट, कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कालीकट, कोचीन तथा कन्नौर कन्नूर, ये केरल वाला क्षेत्र पूरा था, कन्नूर तथा गोवा जैसे क्षेत्रों में स्थापित की तथा गोवा जैसे क्षेत्रों में स्थापित की। कोचीन, कालीकट तथा कन्नूर व गोवा जैसे क्षेत्रों में स्थापित की। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक, मेरे चलिए तब ठीक है फिर। ठीक, स्थापित की। लास्ट पॉइंट पुर्तगालियों से बस खत्म हो जाएगा पॉइंट। लास्ट पॉइंट ये रहेगा, पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। हाँ हाँ ठीक, हाँ वेरी सही है। पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ जिससे व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ जिससे जिससे एक दूसरे के पूरक बनकर भारत में व्यापार करते रहे। एक दूसरे के पूरक बनकर, पूरक का मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, हम आपको परेशान करेंगे ना आप हमें करिएगा, ब्रिटिश और अंग्रेज इनके पुर्तगालियों के बीच में एक दूसरे के पूरक बनकर भारत के साथ व्यापार स्थापित कर लिए, व्यापार के साथ व्यापार करते रहे। बाकी जो लोग थे वो तो अंग्रेजों में विलय हो गए थे, इसलिए जब अंग्रेज गए 1947 में तो बाकी सारी कंपनियों का भी खात्मा उसी समय मान लिया जाता है। लेकिन पुर्तगालियों जो थे वो तो अंग्रेज से अलग हो गए थे, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध थे, तो पुर्तगाली अलग गए थे, अंग्रेज अलग गए थे। ठीक, बाकी तो लोगों को अंग्रेजों ने भगा ही दिया था। चलिए, दूसरे नंबर पे आती है डच कंपनी 1602 में आई थी। दूसरी कंपनी कौन सी आती है? डच कंपनी जो 1602 में आई थी, ध्यान से सुनिएगा, जो 1602 में भारत में आई थी। इसका भी मुख्य काम था व्यापार करना, और व्यापार भरपूर तरीके से कर भी रही थी। अच्छा, डच कंपनी से क्वेश्चन बढ़िया पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, हाँ मुंबई दहेज में मिला था इनको, वेरी गुड, मुंबई दहेज मिला था। ठीक, मुंबई दहेज मिला था इनको। मुंबई कैसे मिला था मैं आगे बताऊंगा जब अंग्रेजी कंपनी पढ़ाऊंगा तो। ध्यान से सुनिएगा, डच कहाँ के निवासी थे? हालैंड के। हालैंड यानी नीदरलैंड के निवासी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इच्छा मृत्यु का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है, अपने नागरिकों को इच्छा मृत्यु यानी आप अपनी मर्जी से, सरकार से पूछकर अपनी मर्जी से इच्छा मृत्यु लेने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश ही यही है, हालैंड। अपने नागरिकों को इच्छा मृत्यु का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? हालैंड। अपने भारत में भी इच्छा मृत्यु का अधिकार है। अब अपने भारत में भी इच्छा मृत्यु का अधिकार है, लेकिन केवल एक कंडीशन में, जब कोई ऐसा मरीज, यानी जब कोई ऐसा मरीज किसी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा हो जो ला इलाज है और मरीज को अत्यधिक पीड़ा हो रही है, इस बात को सर्टिफाई एक डॉक्टर करे, जिसको सरकार नियुक्त करेगी, जिसको कोर्ट नियुक्त करेगा। अगर ये डॉक्टर कहता है कि हाँ भैया इस पेशेंट को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है या पेशेंट ठीक नहीं होगा कभी भी, तो कोर्ट की परमिशन के तहत मरीज को इच्छा मृत्यु का अधिकार है। बाकी अपने भारत में इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। बाकी अपने भारत में इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। आ रही बात समझ में? कुछ कंडीशन के तहत अपने यहाँ है।
अच्छा एक बात और, अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है, इसको बताइए। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? वेरी गुड, 21। 21 ए कोई लिखा है वो तो शिक्षा का अधिकार है, उसमें नहीं। केवल 21 कहेगा तो उसमें आता है जीवन जीने का अधिकार। चलिए, तो डच कंपनी कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे, अर्थात नीदरलैंड के स्थापित थे। सबसे बढ़िया इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुलिकट में। पुलिकट में। तीसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो बिमलीपट्टनम में। कहां पर, सॉरी, सूरत में, और चौथी विमलीपट्टनम में। तीसरी थी इनकी सूरत में और चौथी थी विमलीपट्टनम, वही तमिलनाडु में पड़ता है ये। इनकी फैक्ट्री बहुत पूछी जाती, खासतौर से पहला नंबर। डचों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। को भी कब स्थापित की थी? 1605 में। केवल एक क्वेश्चन आता है, ये व्यापार कर ही रहे थे लेकिन अंग्रेजों की दृष्टि इन पर पड़ी और अंग्रेजों का इनके साथ एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कब हुआ था? 1759 में, जिसको बैटल ऑफ बेदरा कहा जाता है। और इस बेदरा के युद्ध में, इस बैटल ऑफ बेदरा के युद्ध में डच कंपनी का पूर्ण खात्मा हो गया। अर्थात डचों ने हार कर सब कुछ किसको बेचकर चले गए? अंग्रेजों को देकर चले गए। यानी व्यापार तो बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन आगे चल, मसूलीपट्टनम वहीं पर स्थित है दक्षिण भारत में। अभी इसका नाम मछलीपट्टनम है भैया। मछलीपट्टनम नाम सुना होगा आपने। हाँ, 1759 है भैया, 59 है। पॉइंट फिर से समझा दीजिए। हाँ, लिखवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ भैया, लिखिएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। डच हॉलैंड या ब्रैकेट में नीदरलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड ब्रैकेट में नीदरलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड ब्रैकेट में नीदरलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक। जो 1602 में भारत आए, जो 1602 में भारत आए। जो 1602 में भारत आए। जो 1602 में भारत वापस आए, ठीक, सॉरी, भारत आए वापस, क्या? दूसरा पॉइंट, इन्होंने पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1613, सॉरी 1616, 1610, फिर 1616 और बिमलीपट्टनम 1641 इत्यादि में स्थापित की। इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित की। इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित की। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित की। बस एक लाइन और, ये डच भी खत्म, फिर अंग्रेज के बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा फिर से। डेनिश और फ्रांसीसी तो बहुत छोटे छोटे हैं, केवल सबसे ज्यादा अंग्रेज हैं। मजा आएगा आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में, और अच्छा लगेगा जब क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा, बंगाल का उदय, मैसूर का उदय, पंजाबी क्षेत्र का उदय, ये सारे क्षेत्रों का जब उदय होगा तो और मजा आएगा। जब सारे राजाओं का नाम पढ़ेंगे, अपने यहाँ के नवाब पढ़ेंगे, बंगाल के नवाब पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे और मजा आएगा आपको। लिखिएगा। अंत में पुलिकट में कब हुई थी? पुलिकट में हुई थी 1610। पुलिकट में हुई थी भैया 1610। लास्ट वाला है, लास्ट वाला बिमलीपट्टनम। लास्ट वाला क्या है? बिमलीपट्टनम। बिमलीपट्टनम इसमें हुई थी 1641 में हुई थी, इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित की।
अगला लिखिएगा। अंत में, अंत में ये लास्ट वाला है बिमलीपट्टनम 1641। इसके बाद ईटीसी लिखा गया है, इत्यादि लिखा गया, कोई स्थान नहीं है। अंत में डचों का अंग्रेजों के साथ बेदर का युद्ध हुआ था। अंत में, अंत में डचों का अंग्रेजों के साथ बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अंत में डचों का अंग्रेजों के साथ बेदरा का युद्ध हुआ। जिससे डच कंपनी पूर्ण रूप से खत्म हो गई। जिससे डच कंपनी पूर्ण रूप से खत्म हो गई। बेदरा ईयर है 1759, 1759। 1759 बेदरा का युद्ध हुआ। आई बात समझ में? इतना आया ना? चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे अब तीसरी कंपनी कौन सी आएगी? दो तो हो गई, पुर्तगाली हो गई, डच हो गई, तीसरी कौन सी आएगी? कब हुआ था? लड़ते लाइन बोल दीजिए। अंत में अंग्रेजों का, अंत में डचों का युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ, जिससे डच कंपनी पूर्ण रूप से खत्म हो गई। अब कौन सी कंपनी आएगी? ब्रिटिश। अब आएगी ब्रिटिश कंपनी भारत में। किसके लिए आएगी? व्यापार के लिए। ब्रिटिश आए कब थे? 1608 में। ब्रिटिश आए कब थे? सन 1608 में। ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिशों के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां हैं। इसकी कहानी से रिलेटेड एक क्वेश्चन केबीसी में आया था, 1 करोड़ का क्वेश्चन था। बिहार का एक कोई व्यक्ति बैठा था, आपको भी क्वेश्चन देखिएगा, इसमें केबीसी में है। सूरत के बाद आपने कौन सी कंपनी का नाम लिखा था? सूरत के बाद लिखा था बिमलीपट्टनम। बिमलीपट्टनम दक्षिण भारत में ही पड़ता है। सूरत के बाद लिखा था बिमलीपट्टनम का नाम। सूरत के बाद क्या लिखा था? बिमलीपट्टनम का नाम लिखा था। चलिए, अब आते हैं ब्रिटिश भारत में कब आए थे? सन 1608 में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। अगर आपसे ब्रिटिश कंपनी की स्थापना पूछ ले, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना हुई थी 1599 में। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। पहले सुने बाद में लिखवा, हाँ अभी तो रहने, अब फिर अब लिखिएगा। बेदरा का वार कब हुआ था? इतना बता दें। अरे यार, बताया तो था अभी। अभी तो केसरी भैया तुरंत बताया कि 1759, 1759, 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा था, अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें डच कंपनी खत्म हो गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप उत्तर बताएंगे 1599 में। ठीक, 1599 में। और ये कंपनी जब स्थापित हुई, तो ये लोग, ध्यान से सुनिएगा, कहानियां बहुत हैं, लेकिन कहानी आपसे रिलेटेड कहानी तो सुनिए, लेकिन उस कहानी से क्या क्वेश्चन बन सके, हाँ वो बताएंगे। क्वेश्चन आ रहा है, तुरंत आ रहे हैं, तुरंत, पूनम जी तुरंत आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है उससे रिलेटेड चीजें, अगर ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में भी, और क्वेश्चन अगर क्योंकि मिलेगा तो आपको सुनने में भी मजा आएगा। कहानियां तो बहुत सारी हैं। कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। जब स्थापित हुई कंपनी, तो भारत के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए निकल भी पड़ी। लेकिन आपको पता है, जैसे ये भारत का क्षेत्र है, तो यहाँ पर इंडोनेशिया के कुछ द्वीप है। इंडोनेशिया एक देश है यहाँ पर, और उनके द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, ऐसे ऐसे छोटा छोटे द्वीप हैं। ये जो अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी आए थे, ये सबसे पहले यहीं पर जाकर पहुंचे थे। अर्थात कंपनी बन गई थी 1599 में ही, लेकिन भारत ना आने की बजाय ये चले गए थे जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों पर, जो इंडोनेशिया का है। भारत में ये कब आए थे? तो भारत में आए थे सन 1608 में। कब आए थे? सन 1608 में।
उस समय भारत में शासन किसका था? तो मुगल सम्राट उस समय हुआ करते थे जिनका नाम था जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर, अकबर के पुत्र थे ये जो जहांगीर थे, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था, पहली बार वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो भारत आया था ब्रिटिश की ओर से? उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। यानी जहांगीर के दरबार में पहला व्यक्ति जो इंग्लैंड से आया था वो कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। जो केबीसी वाला क्वेश्चन था वो ये था, ध्यान से सुनिएगा पूनम जी, केबीसी वाला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन उसमें अमिताभ बच्चन ये पूछा था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस समुद्री रास्ते द्वारा भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति था। लेकिन ये व्यक्ति ये व्यक्ति जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम पूछा गया था। और एसएससी भी एक बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, एसएससी ने भी इस बार इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था? तो उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन। क्वेश्चन पूछा गया था किस जहाज से भारत आया था ये जहांगीर के दरबार में? रेड ड्रैगन के दरबार में आया था। ध्यान से सुनिएगा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर के दरबार में जाकर के जहांगीर से अनुमति ली कि भैया आपके यहाँ पुर्तगाल भी व्यापार कर रहे हैं, डच भी व्यापार कर रहे हैं, क्या हम लोगों को भी अनुमति मिल सकती है व्यापार करने के लिए? चूंकि फायदा इसको एक बात का हुआ था कि कैप्टन विलियम हॉकिंस फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता था और जहांगीर के दरबार की भाषा भी थी फारसी, तो ये पूरी बात फारसी ने ही इनसे किया था जहांगीर से, और जहांगीर खूब खुश हुए और इसको व्यापार करने की अनुमति दे दिए। जब इसको व्यापार करने की अनुमति मिली तो सबसे पहले इसको पता है कौन सा क्षेत्र दिया गया था? सूरत का क्षेत्र दिया गया था कि जाओ सूरत में व्यापार करो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिशों की कंपनी किसके दरबार में स्थापित हुई थी, यानी किसके काल में स्थापित हुई थी? जहांगीर के काल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटिशों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी थी, ब्रिटिशों को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसने? जहांगीर ने दी थी। किसने? जहांगीर ने। कंपनी स्थापित कब हुई थी? 1599। कंपनी भारत आई कब थी? 1608 में। किसके दरबार में आई थी? जहांगीर के। भारत आने वाला पहला समुद्री रास्ते द्वारा ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। किस जहाज से आया था? रेड ड्रैगन जहाज से। रेड ड्रैगन जहाज को एक और नाम से जाना जाता है हेक्टर। हेक्टर या रेड ड्रैगन इस जहाज का नाम था जिस जहाज से आया था। भारत आया और यहीं से ब्रिटिशों का व्यापार शुरू हुआ। धीरे धीरे अपना व्यापार, हाँ हाँ इंग्लिश की हाँ वेरी गुड, ये इन्होंने देखिए बताया, बहुत अच्छा। क्या नाम है इनका? प्रियंका जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी ने बताया। कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। खान का मतलब ये इतना खुश हो गया था जब फारसी भाषा में बात किया कैप्टन विलियम हॉकिंस, तो लगा दोनों सगे सगे भाई हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। इसको इंग्लिश खान की उपाधि, कैप्टन विलियम हॉकिंस को किस उपाधि से जाना जाता है? इंग्लिश खान की उपाधि से जाना जाता है। समझ पाए? तो चलिए एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, जिन्होंने लिखा है कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिखा है वो जल्दी जल्दी लिख लें। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो वन डे एग्जामिनेशन में आपका बढ़िया करा सकते हैं काम। बोले? लिखिएगा, लिखिएगा। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना सन 1599 में हुई। आज एक दिन लिख लीजिए, कल से कुछ व्यवस्था की जाएगी इसकी, नोट्स की। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना सन 1599 में हुई। किंतु भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध सन 1608 में स्थापित हुआ। किंतु भारत के साथ इनका व्यापारिक संबंध सन 1608 में स्थापित हुआ। सन 1608 में स्थापित हुआ। दूसरा पॉइंट, समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति, समुद्री रास्ते द्वारा
आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस था। समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। 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 कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। जहाज का नाम लिखेंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि अब नहीं आता है पेपर में, बस आप जानते रहिएगा। शॉर्ट फॉर्म में आप अपने हिसाब से लिख लो। रेड ड्रैगन या हेक्टर नाम था उस जहाज का। ट्रैक्टर नहीं है, हेक्टर है, हेक्टर। रेड ड्रैगन या हेक्टर। लिखा? दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, फिर खत्म हो जाइए। खत्म होने के बाद फिर इनकी कहां कहां फैक्ट्रियां इन्होंने बनाई थी, क्योंकि फैक्ट्रियों से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, या सॉरी बन सकते हैं। तो लिखिएगा, समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति। जिसको पता, जिनको जिनको पता है वो उत्तर दें। समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति। समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति। वेरी गुड, केसरी नंदन। टॉमस रो, 1615। समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति। समुद्री रास्ते द्वारा आने वाला दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? टॉमस रो, 1615, जहांगीर के दरबार में। टॉमस रो। टॉमस रो कौन था? टॉमस रो, 1615, जहांगीर के दरबार में। अगला पॉइंट, ब्रिटिशों द्वारा स्थापित कंपनियों का क्रम। ब्रिटिशों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियों का क्रम, या ब्रिटिशों द्वारा स्थापित कारखानों का क्रम। सबसे पहला 1611, कहां पर? मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई पहला कारखाना। लेकिन ये कैसा कारखाना था? अस्थाई, नॉन परमानेंट। ऐसे टीन सेट डलवा दिए थे, छप्पर था, छान थी, ठीक, अस्थाई। मुख्य रूप से कहां स्थापित किए थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, जो परमानेंट बनी थी? सूरत। ये इनकी पहली अस्थाई है। अस्थाई का मतलब परमानेंट वाली। लिखा? लिखा ना? अगला लिखिएगा, 1639 में कहा थी? मद्रास। उसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां स्थापित किए थे? मद्रास में, 1639 में। फिर उसके बाद कहा था? 1651 में हुगली। मुख्य रूप से लिख लीजिए, जो पेपर में बन सकते हैं, वैसे बहुत सारी थी। 1651 में हुगली। अगला 1690 में, 90 क्या, 96 लिख लीजिए डायरेक्ट, कलकत्ता में। और उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। यही मेन है इनका, फोर्ट विलियम। ये कुछ कंपनियों का क्रम पूछ लिया, कुछ फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ पर स्थापित हुई थी। हाँ, 1690 में कलकत्ता था।
1696 में फोर्ट विलियम वाला ज्यादा पूछा जाता है। मद्रास के बाद लिखा है फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस जहां फैक्ट्री जो बनी थी उस कंपनी का वहां नाम रखा रखा गया था लोकल, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये 5 लिख लीजिए कहां कहां पर इन्होंने ब्रिटिशों ने सबसे पहले फैक्ट्रियां स्थापित की थी। लिखा। चूंकि अंग्रेजों के बारे में सब कुछ पढ़ना है तो अंग्रेजों को यहीं ब्रेक कर दीजिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज होगा। हाँ तो लिखा है 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज भैया, 1639 में। मधु सिंह जी लिखा है 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक लिखा ना। चलिए अगला बनाइएगा डेनिश कंपनी। चूंकि अंग्रेजों को बहुत कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले डेनिश के बारे में लिख लीजिए। डेनिश और फ्रांसीसी इन सबको लड़ा करके खत्म करिए, फिर केवल अंग्रेजों को ही पढ़ा जाए। डेनिश कंपनी एक लाइन ही पढ़ना है केवल डेनिश कंपनी के बारे में, और कुछ नहीं। 1 या 2 लाइन मैक्सिमम। फिर फ्रांसीसियों के बारे में भी 5-6 लाइन रहेगी। डेनिश के बारे में लिख लीजिएगा। कोलकाता वाला 1696, 1696 है। 1696, 1696। अगली पॉइंट बनाइएगा डेनिश। ब्रिटिशों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है तो सबसे पहले सबको लड़ा लेते हैं, फिर ब्रिटिशों के बारे में अकेले पढ़ा जाता है। देखिए पुर्तगालियों का इनके साथ टाई अप करा दिया गया है, डचों की लड़ाई करा दी गई है। डेनिश भी पढ़ लीजिए, इनको भी आपस में सेट करा दीजिए, और फ्रांसीसी। फिर बचेंगे केवल अंग्रेज, तो उनके बारे में केवल पढ़ा जाएगा। डेनिश के बारे में लिख लीजिए सबसे पहली लाइन। लिखिएगा डेनिश, हेडिंग बनाइएगा डेनिश। कहाँ के निवासी थे ये लोग? डेनमार्क के। कहाँ के थे? डेनमार्क के। भारत कब आए थे? सन 1616 में। भारत कब आए थे? सन 1616 में। हाँ बस थोड़ी देर और, फिर उसके बाद थैंक यू ही रहेगा। लिखिएगा। लिखिएगा 16 डेनिस का देख ली, एक लाइन लिख लीजिएगा। पहली लाइन लिखिएगा। लिखिए व्यापारिक क्रम में आने वाली ये चौथी कंपनी थी। व्यापारिक क्रम में आने वाली ये चौथी कंपनी थी। व्यापारिक क्रम में आने वाली ये चौथी कंपनी थी जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 में तंजावुर तमिलनाडु और 1676 में श्री रामपुर बंगाल में स्थापित की थी। 1620 में तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है, और 1676 में स्थापित की थी इन्होंने श्री रामपुर बंगाल में। बंगाल में। ठीक। लिखा। लिखिएगा। लिखिए व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण, एक लास्ट लाइन बस, डेनिस खत्म। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण, प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों से अत्यधिक संघर्ष हुआ। अंग्रेजों से इनका, डेनिश का, अंग्रेजों से अत्यधिक संघर्ष हुआ। संघर्ष हुआ। अंग्रेजों से अत्यधिक संघर्ष हुआ, और अंत में 1845 में, 1845 में, और अंत में 1845 में
45 में अंग्रेजों को सब कुछ बेच कर चले गए। अंग्रेजों को सब कुछ बेच कर चले गए। सब कुछ बेचकर चले गए। लिखा आपने? ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग बना दीजिएगा फ्रांसीसी कंपनी। आज जो पांचवी लास्ट हेडिंग रहेगी फ्रांसीसी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी पांचवी कंपनी फ्रांसीसी आई थी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, यानी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उस दिन पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको समझ में आया तो जरूर इसको बताइए भी, समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को जो आज हम लोग पढ़े।